ऊष्मा। ऊष्मा मतलब हीट। यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि कार्य को यहाँ पे W से दर्शाया गया है, ऊष्मा Q में बदलता है तो W/Q इज इक्वल टू J होगा, या W इज इक्वल टू J मल्टीप्लाई Q, जहाँ J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। J का मान 4.186 जूल पर कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी। ऊष्मा के मात्रक यूनिट्स ऑफ हीट। ऊष्मा का SI मात्रक जूल है। इसके लिए निम्न मात्रक का प्रयोग भी किया जाता है। कैलोरी। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी इंटरनेशनल कैलोरीज। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU। 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ताप यानी कि टेम्परेचर। ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे ताप कहते हैं। ताप मापन एक बार यहाँ देख लेते हैं। ब्रिटिश मात्रकों में संबंध क्या है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरीज होती हैं और 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, और 1 किलो कैलोरी में 4186 जूल होते हैं, और 1000 कैलोरी के बराबर है ये सब। आगे देखते हैं। तापमापन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तापमापी थर्मोमीटर। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। निम्न प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित हैं। पहला, सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना। इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। रोमर पैमाना। इसका हिमांक 0 डिग्री रोमर और भाप बिंदु 8 डिग्री रोमर है। इनके बीच का भाग 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। केल्विन पैमाना। इसमें हिमांक 273 के एवं भाप बिंदु 373 के है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। चारों पैमाने में संबंध एक बार आप इसे देख लीजिए। चारों पैमाने में क्या संबंध है। सेल्सियस में 0 डिग्री पे होता है तो अपॉन 100, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पे करते हैं तो -32 अपॉन 180, और रोमर में 0 पे तो 80, और के में केल्विन में 273 पे तो यहाँ पे 100 पार्ट्स में होता है। परम शून्य यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर यह 0 लिखते हैं, अर्थात 0 के इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस एवं 273
0.16 K इज इक्वल टू 0 सेल्सियस। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्त सॉरी केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। के केवल ऐसे ही लिखा है, यहाँ पे डिग्री नहीं लिखी है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, अतः इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। द्रव्य तापमापी पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। पारा यानी कि मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया। गैस तापमापी इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन किया जा सकता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। ताप युग्म तापमापी इसका उपयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों के मापन के लिए किया जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इस तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप। इसके द्वारा प्राय 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही मापे जाते हैं, इससे नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती हैं। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्राय C द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर किलोग्राम या किलोग्राम -1 है, पर किलोग्राम माइनस केल्विन होता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी है। बर्फ़ की 2100, पारा 140, लेड 130, लोहा 460, केरोसिन 210 और जल की है 4200 यानी कि 4200। ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक थीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अल्फा, बीटा एवं थीटा में संबंध यहाँ पे दिया गया है। अल्फा रेशियो बीटा रेशियो थीटा 1:2:3 और बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा तथा ये गामा है, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। जल का असमान प्रसार। प्राय सभी द्रव्य गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं। प्राय सभी द्रव्य गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। जब हम उसे 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका आयतन बढ़ना शुरू करता है।
इसका अर्थ यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन यानी कि कंडक्शन। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती हैं। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। याद रखिएगा, कंडक्शन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है संवहन, कन्वेक्शन। इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। गैसों और द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। विकिरण, रेडिएशन। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। स्टीफन का नियम, स्टेफेंस लॉ। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E उसके परम ताप T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात E अनुक्रमानुपाती T4 या E ये आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, जहाँ ये साइन जो है एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। अवस्था परिवर्तन या गुप्त ऊष्मा, चेंज इन स्टेट एंड लेटेंट हीट। निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है। त्रिक बिंदु वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल एवं गैस तीनों एक साथ पाई जाती हैं। गलनांक, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव्य में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। निश्चित ताप पर द्रव्य का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव्य का हिमांक कहते हैं। प्राय गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव्य में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार फिर से देख लीजिए। जो पदार्थ ठोस से द्रव्य में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव्य में बदलने पर फैलते हैं, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से, जैसे बर्फ में नमक मिलाने से, गलनांक घटता है। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। निश्चित ताप पर द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। संघनन, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव्य में बदलना संघनन कहलाता है। प्राय क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है। प्राय क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है, इसीलिए खाना देरी से पकता है।
अशुद्धि मिलने से भी द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस की गलन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी ग्राम है 80 कैलोरी पर ग्राम है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नियत ताप पर द्रव्य के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव्य की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी पर ग्राम है। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है तो पदार्थ के m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q = mL होगी। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक है जूल पर किलोग्राम। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघली बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फ़ी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। वाष्पीकरण इवोपोरेशन द्रव्य की एक खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव्य का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, अथवा किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक कूलिंग उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव्य फ्रेऑन भरा रहता है। याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन से कूलिंग की जाती है, जो कि तांबे की एक कुंडली में होती है द्रव्य के फॉर्म में, जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इस अनुपात को 100 से गुना करते हैं क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए। नियत जलवाष्प पर ताप बढ़ाने पर आपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। वातानुकूलन एयर कंडीशनिंग सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य व अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। ताप 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, आपेक्षिक आर्द्रता 60% से 65% के बीच, वायु की गति 0.75 मीटर पर मिनट से 2.5 मीटर पर मिनट तक। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। पहला, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, और दूसरा, बाह्य कार्य करने में, समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस। जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस। यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। याद रखिएगा इसे। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है।
यह रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है जो निम्न हैं। पहला, केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है। क्लासियस के कथन के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है।